परेशानी। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि जो है पोलन ग्रेन्स किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से जो है वो अपने जर्मिनेशन के लिए हेल्प करेंगे, यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया को प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पॉलिनेशन, किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो आज का अपना टॉपिक है पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में परागण। पादपों में परागण। परागण होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो एक डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। तो क्या कहेंगे कि पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन परागकण का, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुंच जाता है? स्टिग्मा तक जब पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इस पॉलिनेशन को सबसे पहले किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने। किसने लिखा था इसको? थियोफ्रेस्टस नामक एक साइंटिस्ट था। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। पुस्तक का नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इस बुक में थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले किसके बारे में डिटेल लिखी थी? पॉलिनेशन के बारे में डिटेल लिखी थी। और इस पॉलिनेशन को इसने किस में खोजा था? खजूर के पादप में। खजूर पादप में खोजा और लिखा किस में? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में। इस पॉलिनेशन के बारे में सबसे पहले किस में खोजा था? खजूर के प्लांट्स में खोजा था। और इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो किसके अंदर लिखी थी? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स के अंदर इसकी पूरी डिटेल लिखी थी। अब इस पॉलिनेशन की क्रिया के लिए कौन आते हैं? पोलन ग्रेन आते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। तो ये पोलन ग्रेन आए कहाँ से? ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट आता है कि पोलन ग्रेन जो है वो किसके द्वारा आते हैं? एंथर से आते हैं। पोलन ग्रेन किस में बनते हैं? एंथर में बनते हैं। अब एंथर का क्या होना जरूरी है? स्फुटन होना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी? डाइसेंस ऑफ एंथर। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो क्या आएगी? डाइसेंस ऑफ एंथर। कि जब एंथर टूटेगा, स्फुटित होगा तो कौन निकलेंगे? पोलन ग्रेन निकलेंगे। अब जो एंथर है वो कहाँ से डाइसेंट होगा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस वाले सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये बहुत कम मैटर है, बट ये थर्ड ईयर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आता है। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग इसको समझा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर होगा पर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कि इस तरीके से जब हम इसका टीएस सेक्शन काटते हैं तो ये इस तरीके की सेक्शन जो है वो हमें दिखाई देते हैं इसके इस पार्ट के पास में, यानी कि ये वाला भाग। इसमें हम 4 वॉल पढ़ते हैं। एक होती है टैपिटम, एक होती है, अंदर से बात करूं तो टैपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस।
और बाहर से बात करूँगी तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम इस तरीके से होती है। लेकिन ये जो पार्ट होता है यानी कि एपिडर्मिस से जस्ट अंदर वाला यानी कि एंडोथीशियम, इस एंडोथीशियम पार्ट के पास में कहाँ पर कॉर्नर की ओर, मार्जिन की ओर, इस भाग में भी और इस भाग में भी क्या बन जाते हैं, स्टोमियम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसके अंदर, स्टोमियम बन जाते हैं। जिसे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना के बताऊं कि इस भाग के पास में इस तरीके से पतले आकार की संरचनाओं में स्टोमियम बन जाते हैं। ये इस तरीके से इस स्टोमियम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है क्या, कि ये नमी जो होती है, नमी को अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमियम नमी को अवशोषित कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जब नमी को अवशोषित करेंगे तो फूलेंगे तो सही, जैसे ही ये फूलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इस स्थान से फट जाते हैं। जैसे ही पतले तो होते हैं इस स्थान से, नमी को अवशोषित किया और ये फट गए। फटते ही इसके अंदर जो ये भरे हुए पोलन ग्रेन होते हैं ये सारे कहाँ आ जाते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में मुक्त हो जाते हैं जी। इस तरीके से ये इसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्टोमियम क्या वाकई में इसी पार्ट के ऊपर बनते हैं, नहीं, कभी कभी ये स्टोमियम एक पोर के रूप में भी बनते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक एंथर है, इस एंथर के ये लॉक्यूल्स हैं, इन लॉक्यूल्स का जो ये टिप पार्ट होता है, इस टिप पार्ट के पास में इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्र के द्वारा भी ये जो इनके एंथर होते हैं, इन एंथर में जो ये भरे हुए पोलन ग्रेन होते हैं ये भी कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं एनवायरनमेंट में इस तरीके से। तो इनके बाहर आने के कई प्रकार होते हैं, या तो ये किसके द्वारा आए, पोर के द्वारा, छिद्र के द्वारा, या फिर ये क्या करें, एक ऐसे वॉल बना दे, कपाट बना दे कि जैसे ही एंथर मैच्योर होगा उसके वॉल खुल जाएंगे और खुलते अंदर भरे हुए सारे पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, हवा में आ जाएंगे। तो दूसरा होता है कि इसके अंदर क्या बन जाए, वॉल्व बन जाए या स्लिट बन जाए, इसको स्लिट भी कह सकते हैं हम, कपाट बन जाए। या फिर ये स्टोमियम क्या कर ले, नमी अवशोषित कर ले और नमी को अवशोषित करके क्या हो जाए, ओपन हो जाए और इसमें से भरे हुए पोलन ग्रेन क्या आ जाए, बाहर की ओर आ जाते हैं। तो इसका नाम क्या रखा जाता है, डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। कि पोलन ग्रेन जो है वो इस एंथर के डेहिसेंस होने से, इस एंथर के स्फुटन के कारण किस प्रकार से बाहर आते हैं। तो ये अपने एंथर से डिफरेंट मेथड्स के द्वारा बाहर आते हैं, या तो ये स्लिट द्वारा बाहर आएंगे, या फिर ये पोर द्वारा बाहर आएंगे, या फिर ये एंडोथीशियम के पास में बनने वाली स्टोमियम जब नमी का अवशोषण कर लेती है तो इसके रैप्चर होने से या इसके फ्लेक्सिबल होने से संकुचन भी प्रदान करती है, कई बार कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप की भी बन जाती है, और फिर इसके संकुचन से क्या हो जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, फिर ये बंद हो जाती है, फिर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये ओपन हो जाती है, फिर इसमें से पके हुए पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जो है इसके अंदर ये इन अलग अलग मेथड्स के द्वारा क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन बाहर आए तो अब जैसे ही यहाँ से निकले और यहाँ आ गए, अब ये इसके द्वारा, किसके द्वारा, या तो वायु के द्वारा, या फिर ये जल के द्वारा, या फिर ये किसी कीट पतंगों के द्वारा, या फिर किसी दूसरे माध्यम के द्वारा क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंच जाते हैं। यानी इसके लिए हम क्या कहेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनेशन बाय मीडियम, मीडियम के द्वारा पॉलिनेशन की मेथड जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो क्या होगी, पॉलिनेशन मेथड। कौन कौन सी मेथड्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, नाम दे दिया जाता है। जैसे एयर द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, एक नाम दे दिया जाता है पर्टिकुलर एयर। अगर एयर की एक मेथड है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि जल के द्वारा वो पोलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं। तो इसमें इस मेथड्स को पर्टिकुलर रूप से पहले मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। एक होते हैं बायोटिक टाइप्स और एक होते हैं एबायोटिक टाइप्स। नाम से पता चल रहा है बायोटिक का मतलब जैविक, किसके द्वारा होंगे, जीवों के द्वारा होंगे। कैसे टाइप के होंगे, जैविक, किसके द्वारा होंगे, जीवों के द्वारा होंगे। और ये कैसे होंगे, अजैविक, यानी कि जीवों की अनुपस्थिति में होंगे। अब जीव नहीं है इसका मतलब ऐसा माध्यम जिसमें जीव नहीं है, जैसे जल, जैसे वायु, ये सारे क्या हैं, निर्जीव। जैसे संपर्क द्वारा, जैसे हम हैं जा रहे हैं एक प्लांट के फ्लावर के कांटेक्ट में आ गए, उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन थे वो हमारे कपड़ों से चिपक गए और जैसे हम आगे गए तो दूसरे स्थान पर जो प्लांट थे उनके ऊपर चिपक गए, तो वो कांटेक्ट द्वारा हुआ। तो इसमें हमारा जो है मेन इम्पोर्टेंट क्या होगा, एबायोटिक फैक्टर होगा। हमारे जो वस्त्र हैं वो क्या होंगे, एबायोटिक फैक्टर में क्या अंदर आ जाएंगे। तो मैं पहले बात कर लेती हूँ किसकी, बायोटिक फैक्टर की। तो ये बायोटिक फैक्टर जो है वो बहुत सारे होते हैं। इनमें से पर्टिकुलर मैं बात करूँ एक एक पॉइंट्स की। जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट द्वारा, किसके द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा, कीटों द्वारा। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। माध्यम कौन है, कीट है। क्या कहलाता है ऐसा पॉलिनेशन, एंटोमोफिली। तो इसके लिए पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है। यदि कीटों के द्वारा क्या हो, पॉलिनेशन हो, कीटों के द्वारा क्या हो, पॉलिनेशन हो। दोबारा लिख देती हूँ थोड़ा सा मैं इसको, पॉलिनेशन किसके द्वारा, इंसेक्ट द्वारा हो, तो इसे क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली, कीट परागण। अब जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी भी ये नहीं लिखा हुआ होता कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है, जल परागण होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो हर बच्चा नाम देखते समझ जाएगा कि कीट शब्द है, इसका मतलब कीट परागण द्वारा होगा। वहाँ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी लिखी होती है और फिर पूछा जाता है कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, मेलाकोफिली, सेलाकोफिली, ऐसे नाम दिए होते हैं और उनसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये क्या कहलाता है, एंटोमोफिली कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है यक्का। यक्का का जो प्लांट्स होता है उसमें किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, एंटोमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं नंबर 2। अगर इंसेक्ट्स की जगह किसको ले लिया जाए, बर्ड्स को, पक्षियों को, तो पक्षी भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं। पक्षी भी क्या करते हैं, इसमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जब बर्ड्स के द्वारा ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं उसको, तब उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्निथोफिली। और ऐसा होता है बिग्नोनिया के प्लांट्स में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, बिग्नोनिया। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, बिग्नोनिया के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बर्ड्स के द्वारा क्या होता है,
पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इंसेक्ट के द्वारा जो प्रोसेस है वो किस में होती है, यक्का में होती है, और उसको क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन, थर्ड पॉइंट। यदि यही प्रक्रिया किसके द्वारा हो, बैट्स के द्वारा हो, बैट्स मानी चमगादड़। नंबर 3 पॉइंट, ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा अगर होती है, यानी कि ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा कंप्लीट होती है, बैट्स द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, तब हम इसको क्या कहते हैं, काइरोपैटेरोफिली। काइरोपैटेरोफिली, तब क्या कहते हैं इसको, काइरोपैरो लिखा होता है पर कई जगह काइरोपैरो भी लिखा होता है, वो गलत नहीं है, पर काइरोपैटेरो कहते हैं इसको, एक्चुअल में काइरोपैटेरोफिली होता है। और ऐसा पाया जाता है किसमें, एंथोसिफेलिया में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एंथोसिफेलिस किस में पाया जाता है, एंथोसिफेलिस। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर काइरोपैटेरोफिली टाइप्स का जो है पॉलिनेशन होता है। और अगर यही पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, चींटियों के द्वारा हो, छोटी जो आंट होती हैं चींटी, ये पॉलिनेशन किसके द्वारा हो, चींटी के द्वारा हो, चींटी। यदि ये प्रक्रिया किसके द्वारा कंप्लीट होती है, चींटी के द्वारा होती है, नाम है, इसी से पता चल जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मैरीमैकोफिली। तो इसको क्या कहते हैं, मैरीमैकोफिली। और चींटियाँ जो होती हैं वो मोस्टली ब्रैसिकेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया करती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रैसिकेसी, जैसे सरसों है, जैसे राई है, जैसे मूली है, ये सारे ब्रैसिकेसी फैमिली के सदस्य होते हैं। और इनके अंदर इसी फैमिली के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। एक और होता है इम्पॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है स्नेल के द्वारा, घोंगे के द्वारा। नेक्स्ट होता है नंबर 5, घोंगे, जो जल में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पाए जल में जा रहे हैं, इसका मतलब जलीय पादपों में ही ये पॉलिनेशन की क्रिया होती है, जलीय पादपों में ही होती है पॉलिनेशन की क्रिया। किसके द्वारा होती है, घोंगे के द्वारा। तब इसको क्या कहते हैं, मेलाकोफिली। क्या कहा जाता है इसको, मेलाकोफिली। और मेलाकोफिली जो होते हैं वो कौन से पादप में होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मीलिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मीलिया जो है वो एक जलीय पादप है, और उसके अंदर क्या पाई जाती है, स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है एबायोटिक फैक्टर। ये तो सारे कौन से थे, बायोटिक फैक्टर थे। अब मैं बात करती हूँ एबायोटिक फैक्टर की। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है वायु द्वारा। यदि हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो सिंपल सी बात है कि जिन पादपों में हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी उन पादपों के पोलन ग्रेन आकार में क्या होंगे, बहुत छोटे। अगर बड़े होंगे तो हवा से उड़ के नहीं जाएंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वो हवा से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इसका मतलब उनका वजन भी क्या होगा, कम होगा। जब उनका वजन कम होता है, वो लाइट वेट होते हैं, आकार में वो छोटे होते हैं, साथ ही कलरलेस होते हैं। क्योंकि कलरफुल होंगे उनकी तरफ तो वैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, वो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब ये वायु द्वारा जा रहे हैं तो इनके अंदर, और इसका मतलब कीट पतंगे आकर्षित हुए ही नहीं, इसलिए हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है वो पोलन ग्रेन संख्या में क्या बनते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सपोज करो कि जिस प्लांट्स में पॉलिनेशन होना है वो प्लांट इधर की साइड में है
और हवा आज इधर ना चल करके इधर जा रही हो, तो कुछ पोलन ग्रेन्स क्या चले जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे पोलन ग्रेन जिस प्लांट पे बने थे वो प्लांट यहाँ पर है, और पॉलिनेशन जिसमें होना है वो प्लांट यहाँ प्रेजेंट है। अगर ये एयर इस डायरेक्शन में नहीं जाती है तो फिर पोलन ग्रेन कहाँ, इस डायरेक्शन में अगर एयर जाती है तो ये पोलन ग्रेन तो इसी डायरेक्शन में चले गए, इसका मतलब इस प्लांट में तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। इन पोलन की जर्मिनेशन जो पीरियड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि वो तुरंत जर्मिनेशन नहीं करने के कारण मान लो 10 दिन या 15 दिन बाद में कभी हवा ने अपना वे चेंज किया, अपने डायरेक्शन चेंज करी, और सपोज करो वो अब की बार इस डायरेक्शन में आ गई, तो क्या हो जाएगा, इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। तो एयर द्वारा जिन पादपों में पॉलिनेशन की क्रिया होती है उन पादपों में पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, और साथ में क्या बनते हैं, बहुत छोटे आकार के भी होते हैं। लेकिन वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, एरोफिली। क्या कहा जाता है उसको, एरोफिली। और ऐसा होता है मोस्टली किसमें, ग्रासेज में। जो घास कुल के सदस्य होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन की क्रिया इसी एयर द्वारा होती है। दूसरा एबायोटिक टाइप आता है जल द्वारा। किसके द्वारा, जल के द्वारा। जब जल द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोफिली कहते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना आप कि जब जल के द्वारा परागण होता है तो इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वो पादप जो, जैसे ये जल की सतह है सरफेस है, तो ये पादप क्या हो, इसकी सरफेस से ऊपर ग्रोथ करें, या फिर ये पादप इस जल की सतह के अंदर डूबे हुए हो। तो इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मानी नीचे, जल की सतह के नीचे प्रेजेंट हो, जैसे समुद्र है पूरा पानी का भरा हुआ है, ऊपर की जो सरफेस है उसके नीचे की तरफ वो प्रेजेंट होंगे। और एक होते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपी मानी ऊपर, जल की सतह के ऊपर तैरने वाले पादप हो। तो इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक ग्रुप होता है एपीहाइड्रोफिली। नाम से पता चल रहा है, एपी मानी ऊपर, जल की सतह के क्या होंगे, ऊपर। और ऐसा एग्जाम्पल जो है वो है वेलिसनेरिया, जिसमें हाइड्रोफाइटिक टाइप का, हाइड्रोफिलिक टाइप का और वो भी एपी टाइप का क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसा किस में होता है, एक तो होता है ये वेलिसनेरिया में, और इस तरीके का होता है ये इनकी जल की सतह के अंदर की ओर, ये होता है सिर्रेटोफिलम में। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिर्रेटोफिलम। कि सिर्रेटोफिलम के अंदर ये हाइपोहाइड्रोफिली टाइप के होते हैं और एपीहाइड्रोफिलिक टाइप के वेलिसनेरिया के अंदर होते हैं। ये तो हुई इनकी मेथड्स पर्टिकुलर। अब हम बात करते हैं इसमें आगे किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। ये तो मेथड्स थी जिनके द्वारा ये पोलन ग्रेन वहाँ पर पहुँचेंगे। अब आती हैं इनके टाइप्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो मेन रूप से जो पॉलिनेशन है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक ग्रुप होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है
यानी कि स्वयं के द्वारा, यानी अब याद रखने की एक ट्रिक होती है, सेल्फ का मतलब स्वयं। पूरी प्रोसेस किस में होगी? एक ही फ्लावर में होगी। अगर पूरी प्रोसेस एक से ज़्यादा फ्लावर में हो और वो फ्लावर अलग अलग प्लांट्स के हों, तब उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो पूरी प्रोसेस किस में होगी? वन फ्लावर, वन फ्लावर। और इसमें पूरी प्रोसेस किस में होगी? टू फ्लावर। किस में होगी पूरी प्रक्रिया? दो फ्लावर्स में होगी और ये पूरी प्रक्रिया एक फ्लावर में होगी। अब मैं आपको ये डायग्राम्स के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को समझाया गया है कि ये एंथर पार्ट है इसका, जिसमें से क्या निकलेंगे? पॉलन ग्रेन निकलेंगे। ये यहाँ दिखाए गए हैं कि ये पोलन ग्रेन इस एंथर पार्ट से निकले और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या हो गए? पहुँच गए। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी पूरी प्रोसेस किस में कंप्लीट हो गई? एक ही फ्लावर में कंप्लीट हो गई। क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। इसमें आप देखिए कि एक प्लांट तो है ये वाला, एक प्लांट है ये वाला। अगर इसी प्लांट के इसी फ्लावर के ऊपर, यानी इसका एक फ्लावर जैसे ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अगर ये इसके इसी के ऊपर पहुंचते हैं, यानी एक ही फ्लावर है लेकिन प्लांट भी एक है, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इस प्लांट के फ्लावर कहाँ पहुँचे? इस सेकंड वाले प्लांट्स के ऊपर पहुँचे, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। अब इसमें मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि क्रॉस पॉलिनेशन की जो क्रिया है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें कितने फ्लावर ने पार्टिसिपेट किया? एक फ्लावर ने। इसमें कितने फ्लावर ने भाग लिया? दो फ्लावर ने भाग लिया। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेती हूँ कि एक प्लांट का फ्लावर और था। ये देखिए यहाँ पर कि ये पूरी प्रोसेस किस में कंप्लीट हो गई? एक ही प्लांट में कंप्लीट हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और इधर ये प्रोसेस किस में कंप्लीट हुई? एक प्लांट ये और एक प्लांट ये, इन दोनों प्लांट्स के बीच में हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आ जाते हैं अपन अपने वाले पॉइंट के ऊपर। ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन और ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं इनके इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन, जब पूरी प्रोसेस एक ही प्लांट में हो रही है, इसका मतलब ये फ्लावर अपने आप में क्या होगा? कंप्लीट फ्लावर होगा। कंप्लीट फ्लावर का मतलब कि इसमें मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे एंड फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तभी तो इसके अंदर पॉलिनेशन की क्रिया होगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ? इन दोनों शब्द की जगह पर एक शब्द लिख सकती हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में ये फ्लावर, जो एक फ्लावर है, ये कैसा होना चाहिए? बाई सेक्सुअल, द्विलिंगाश्री। दोनों लिंग यानी कि मेल और फीमेल दोनों लिंग एक ही प्लांट में होने चाहिए, तो ये क्या होता है? बाईसेक्सुअल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दो फ्लावर हैं, ये दोनों फ्लावर जो हैं वो एक पादप के भी हो सकते हैं और ये दोनों फ्लावर दो अलग अलग पादप के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? दूसरा, एलोगेमी या फिर जीनोगेमी। तो इनका एक नाम और होता है कि इनका नाम क्या रख दिया जाता है? एलोगेमी या फिर जीनोगेमी। एलोगेमी और जीनोगेमी। क्यों? अब इसके लिए कम पॉइंट छोटे छोटे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया ऐसे फ्लावर में हो रही है
जो दोनों फ्लावर दो अलग अलग प्लांट से आए हैं। तो ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल तो होंगे नहीं, अगर बाइसेक्सुअल होते तो ये क्रिया होती, ये नहीं है। इसका मतलब ये फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगाश्री फ्लावर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण प्लांट का फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन फिर भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। अब मैं वो पॉइंट्स बताती हूँ आपको, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। कारण, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने वाले कारक यानी कि फैक्टर, जैसे फर्स्ट पॉइंट, मान लो कोई प्लांट है, उसके अंदर मैच्योर होने वाले जो एंथर हैं वो और जो स्टिग्मा है वो दोनों क्या हो, अलग अलग टाइम पे परिपक्व हों। पहला कारण क्या हो सकता है कि एंथर व स्टिग्मा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। एंथर अलग टाइम पे परिपक्व होता है और स्टिग्मा अलग टाइम पे परिपक्व होती है। तो ये भी क्या हो गया, किसको रोक देगा, ये किसको रोकने का काम करेगा, किसको, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर देगा, ये रोक देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो सेल्फ पॉलिनेशन एक प्लांट में हो रहा है, अगर उसकी स्टिग्मा रह जाए नीचे, अगर उसका स्टाइल हो ऊपर, यानी कि एंथर जो है उसका फिलामेंट तो हो लंबा और स्टिग्मा रह जाए छोटी, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा अब इसको, इस पॉइंट को, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई फ्लावर है, उसकी ये स्टिग्मा इतनी हाइट पे है और इसी फ्लावर के ये एंथर इतनी ही हाइट पे है, इतनी हाइट पे है। ये बन गए इनके कैलिक्स और कोरोला। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, वो एक किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। लेकिन अगर ये स्टिग्मा क्या होती, इतनी छोटी होती और ये निकलने वाले स्टाइल जो एंथर की है वो इस तरीके से क्या करती, इसको कवर रखती। यो भी क्लियर, इस तरीके से। तो ये पोलन ग्रेन्स इस एंथर से निकलेंगे, इसी एंथर से, और इसी स्टिग्मा पर क्या होंगे, गिर जाएंगे। इसी स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन गिर जाता है। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है, इसमें नहीं होगा कि स्टाइल किसकी, एंथर का फिलामेंट जब स्टाइल से लंबा होता है तब उसकी स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं और परिपक्व होते ही इसी के ऊपर झड़ जाते हैं, तो आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अब एक फैक्टर है, क्या, फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या हो, फिलामेंट कैसा टाइप का हो, शॉर्ट टाइप का हो, छोटा हो, और ये स्टाइल कैसी हो, लॉन्ग हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया रुक जाती है। क्यों, क्योंकि इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम की ज़रूरत है। जब तक इसको ये माध्यम नहीं मिलेगा तब तक ये पॉलिनेशन की क्रिया नहीं कर पाएगी। इसलिए कई बार फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बाद में भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं कर पाता है। क्या हो जाता है उसमें,
बाईसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद में भी क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ये हुई अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन बात करते हैं इनके सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अपन ने बात करी। अब हम बात करेंगे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट्स आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। यहाँ पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं एक बार लिखूंगी इसको। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना पॉलिनेशन, लेकिन पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना जर्मिनेशन करना और जर्म ट्यूब को ओवल तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। दोनों पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख देती हूँ कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेशन करना व ओवल की एग सेल तक पहुंचना व उसके साथ फ्यूजन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पोलन ग्रेन केवल स्टिग्मा पे पहुँचा है, यहाँ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचने के बाद में इसने जर्मिनेशन किया, जर्मिनेशन करके और ओवल में प्रवेश किया और ओवल में प्रवेश करके कहाँ पहुँचा? एग सेल तक पहुँचा और उसके बाद में उस एग सेल के साथ इसने क्या किया? फ्यूज़न किया। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो किस किस प्रकार से होता है, यानी कि इसकी मेथड्स पूरी। तो नेक्स्ट आता है इसका कि इसकी जो मेथड्स है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि फर्टिलाइजेशन शब्द किसने खोजा, कब खोजा और किस में खोजा। तो पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन को जो है सबसे पहले किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। कब? 1884 में। 1884 के अंदर इसे सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। और किस में खोजा था? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिलियम पादप में खोजा था। कि सर्वप्रथम इसे लिलियम का जो पादप है उसके अंदर स्ट्रासबर्गर ने 1884 के अंदर इसको सबसे पहले खोजा था। और क्या कहा था कि हर एक प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन की बनने वाले पोलन ट्यूब की लंबाई अलग अलग होती है। क्या कहा था कि प्रत्येक प्लांट में, और क्या कहा कि प्रत्येक प्लांट में पोलन
ग्रेन से बनने वाली, पॉलन ग्रेन से बनने वाली पोलन ट्यूब की लंबाई अलग अलग होती है। और क्या कहा कि सबसे छोटी पोलन ट्यूब जो है वो बीटा वल्गैरिस में बनती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा कि सबसे छोटी पोलन ट्यूब किस में बनती है? बीटा वल्गैरिस, एक पादप होता है बीटा वल्गैरिस, उस पादप में बनती है। और कितनी होती है? कुछ मिलीमीटर की होती है, कुछ मिलीमीटर लंबाई वाली होती है केवल, और वो भी बहुत छोटी माइनर। और साथ में क्या कहा कि सबसे लंबी पोलन ट्यूब किस में होती है? जियामेज में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसने कि सबसे लंबी पोलन ट्यूब जियामेज यानी कि मक्का किस में होती है? जियामेज में होती है। और कितनी होती है? इस जियामेज में सबसे लंबी होती है। कितनी? 450 मिलीमीटर, 450 मिलीमीटर लंबाई की। ये बात सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने बताई कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पोलन ट्यूब के ओवल में उपस्थित एग सेल तक पहुंचने से, और एग सेल के साथ जब उस पोलन ट्यूब के जो मेल गेमेट्स होते हैं वो जब फ्यूज़न कर लेते हैं तब होती है। और इस क्रिया को सबसे लंबी पोलन ट्यूब किस में बनती है और सबसे छोटी पोलन ट्यूब किस में बनती है, ये दोनों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे छोटी पोलन ट्यूब बनती है बीटा वल्गैरिस में, जो कुछ मिलीमीटर ही लंबी होती है। अब आप सोच सकते हो बहुत नग्न टाइप की होती है। लेकिन सबसे लंबी पोलन ट्यूब जियामेज में बनती है, मक्का में बनती है। और जो हम एक भुट्टे के अंदर देखते हैं कि जब मक्का के भुट्टे को हम छीलते हैं तो उसमें लंबे लंबे धागे समान जो स्ट्रक्चर निकलती है वो क्या होती हैं? उसकी पोलन ट्यूब होती हैं। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 450 मिलीमीटर तक। ये तो हुई पूरी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन अपना जर्मिनेशन जो है वो किस प्रकार से करता है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग्स है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कि जो पोलन ग्रेन है इसका जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है और कहाँ होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ होगा? जब वो पोलन ग्रेन किस पे पहुँच जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से बताऊं कि ये किसी प्लांट की स्टिग्मा है और ये किसी प्लांट का पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तब क्या होता है? इसका जर्मिनेशन। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना और जर्मिनेशन करना जर्मिनेशन कहलाता है। अब ये जर्मिनेट कब करेगा, इसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं कि ये पोलन ग्रेन या तो पहुंचा और कुछ ही मिनट बाद में जर्मिनेशन कर ले, या फिर ये पहुंचे और कम से कम 1 दिन 2 दिन या एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में क्या करे? अपना जर्मिनेशन करे। तो ये हर एक प्लांट्स में जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ ग्रेसिकुल की, ग्रास कुल की, घास कुल जिसको कहते हैं, उसके अंदर तो क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे पहुंचता है तुरंत अपना जर्मिनेशन कर लेता है। लेकिन बात करूँ मैं डाइकोट और वो भी ट्री प्लांट की, तो उनके अंदर ये कुछ टाइम ठहरता है और उसके बाद में क्या करता है? अपना पॉलिनेशन करता है। तो जब ये इसके ऊपर
जर्मिनेशन करता है उससे पहले जो टाइम पीरियड ये लेता है, उस टाइम पीरियड में क्या करता है, ये जो पोलन ग्रेन्स है इसकी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। क्या क्या कि जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, नमी प्रेजेंट होती है। इस नमी को ये पोलन ग्रेन क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। जैसे नमी अवशोषित करता है तो पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूलते ही क्या हो जाती है, एक्साइन वॉल फट जाती है और इंटाइन वॉल ट्यूब के रूप में आ जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये स्टिग्मा जो है वो हाइड्रेटेड भी होती है और साथ में कैसी होती है, चिपचिपी, यानी कि स्टिकी टाइप की होती है ये। तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन आया और इसके ऊपर चिपक गया, इसके बाद ये इसका रिकॉग्निशन करेगी, इसको पहचानेगी और पहचानने के बाद में इसको एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है, ये काम कौन करती है, स्टिग्मा करती है। तीसरा पॉइंट, ये स्टिग्मा जो है इस पार्ट से कैसी होती है, हेयरी भी होती है, जिसको कहते हैं रोमिल। ये रोमिल टाइप की होती है जिसके अंदर आकर के ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन फंसने के बाद इनको पहचाना जाता है और पहचान करके फिर इनको एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। ये पूरा काम कौन करता है, ये स्टिग्मा करती है। क्योंकि इस स्टिग्मा के पास में कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेप्टेशन या रिजेक्शन कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, दोनों काम करते हैं। अगर ये इन्होंने पहचाना और पहचानने के बाद में पता चला कि ये पोलन ग्रेन तो इसी प्लांट्स की जैसे या इसी प्लांट्स की जो दूसरी वैरायटी थी उनसे आए हैं, तो ये क्या कर लेंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और नहीं तो फिर क्या कर देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या आता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन ने जर्मिनेशन कर लिया, ये बनाया मैंने पोलन ग्रेन, इसने जर्मिनेशन कर लिया और ये क्या करेगा, अब इसके अंदर ग्रोथ करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ग्रोथ एंड पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन ने जर्मिनेशन कर लिया, पोलन ट्यूब बना ली, ग्रोथ करके पोलन ट्यूब बनाई। अब पोलन ट्यूब का पाथ क्या होगा, पाथ माने मार्ग, कौन से मार्ग से ये अंदर प्रवेश करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं नंबर डाल देती हूँ, ये है पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 होगा ग्रोथ एंड पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ एंड पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ने क्या करी, अपनी ग्रोथ करी और फिर अपना मार्ग बनाया जिस मार्ग में से इसको प्रवेश करना है। तो इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ तो समझ में आती है, लेकिन इसका पाथ जो है वो 3 टाइप का बनता है। एक तो स्टाइल क्या हो, ओपन हो, स्टाइल के बेस पे होता है, क्योंकि स्टिग्मा से तो इसने प्रवेश कर लिया, अब स्टाइल में से जाएगा। तो वो स्टाइल क्या हो, या तो क्लोज टाइप की हो, या फिर वो स्टाइल कैसी हो, ओपन टाइप की हो, या फिर वो स्टाइल कैसी हो, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन टाइप की। तो इसके बेस पे इसके 3 टाइप होते हैं। क्लोज टाइप स्टाइल, ओपन टाइप स्टाइल और हाफ क्लोज स्टाइल। ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ भी है। अब मैं आपको तीनों के डायग्राम बना के समझाती हूँ, जिससे आपको याद रखने में थोड़ा इजी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये मैंने बनाई स्टाइल, मैं पर्टिकुलर स्टाइल का ही डायग्राम बना रही हूँ सेक्शन से। ये मैंने स्टाइल बनाई, इस स्टाइल में पूरे में इस तरीके से क्या बन जाए, ट्रांसमिटिंग टिश्यू,
ये हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो पूरी स्टाइल कैसी हो गई? क्लोज। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? क्लोज स्टाइल। यदि ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहाँ बने? इस स्टाइल की वॉल के पास में बने, लेकिन बीच में से क्या प्रेजेंट हो? ब्लैंक स्पेस। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। कि पोलन ट्यूब आएगी और इसके अंदर से चली जाएगी। इसमें क्या होंगे? ट्रांसमिटिंग टिश्यू बनेंगे ही नहीं, ओपन टाइप की रहेगी। अब आप देख के बता सकते हो कि सबसे इजी गोइंग कौन सी वाली स्टाइल में से पोलन ट्यूब एंटर करेगी? ओपन टाइप की। कि ओपन टाइप की जो स्टाइल होगी उसमें आसानी से पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी और वह पॉलिनेशन में आराम से क्या कर लेगी? अपने पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। लेकिन इसमें क्लोज टाइप में ट्रांसमिटिंग टिश्यू बनने के कारण उसको कुछ बैरिगेट्स हुए जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू के कारण बने हैं, इनको पार करना पड़ेगा। और इनको पार करने के लिए इन ट्रांसमिटिंग टिश्यू को क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। नष्ट करने के बाद में ही ये क्या होंगी? आगे अंदर की ओर प्रवेश कर पाएंगी। तो इस टाइप के ये क्लोज टाइप की जो स्टाइल होती है ये पाई जाती है धतूरे में। किस में पाई जाती है? धतूरे के प्लांट्स में पाई जाती है। और ये हाफ क्लोज टाइप की जो प्लांट्स स्टाइल होती है ये पाई जाती है कैक्टेसी, कैक्टस वगैरह जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और ये ओपन टाइप की जो स्टाइल होती है वो पाई जाती है पेपेवेरेसी। पेपावेरेसी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ये तो हुई पार्टिकुलर इनके टाइप्स की क्लोज है कि हाफ क्लोज है कि ओपन है। ये हुए इनके एग्जाम्पल की क्लोज जो है वो पाई जाती है धतूरे में, हाफ ओपन या हाफ क्लोज पाई जाती है कैक्टेसी में, और ओपन टाइप की किस में पाई जाती है? पेपावेरेसी में। कल मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्लोज ट्रांसमिटिंग टिश्यू के कारण क्यों बनी, ये हाफ क्लोज क्यों रही और ये ओपन क्यों बनी। तो अगर वो ओपन बनी तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहाँ गए, और यदि ये क्लोज बनी तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू का क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।